क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती। पिछले कुछ हफ्तों से हम अपने शो पर बात कर रहे हैं 1% टीडीएस की कि क्रिप्टो पर जो 1% का टीडीएस है उसका क्या असर पड़ेगा लोगों पर, कंज्यूमर पर, आप पर और मुझ पर। लेकिन अब बारी है कि हम जानें कि एक्सचेंजेस पर भी क्या बीत रही है, उनकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है, उसके बारे में भी आज के शो में हम बात जरूर करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है शो में जिसका नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह। इस चर्चा पर जाएंगे लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं शो की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले एक अच्छी खबर आपसे शेयर कर लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से क्रिप्टो मार्केट ग्रीन में नजर आ रही है, यानी उछाल जो है वो हल्का सा देखा जा रहा है। कॉइंस मार्केट कैप के आंकड़ों के मुताबिक बिटकॉइन पिछले 7 दिनों में 12.68% बढ़ा है, वहीं पिछले 24 घंटों में 5.48% की तेजी देखी गई है। बिटकॉइन अपने निचले स्तर पर 18 जून को पहुंचा था। उधर इथेरियम ब्लॉकचेन से जुड़े कॉइन एथर में पिछले 7 दिनों में 16.57% की तेजी देखी गई है। अगली खबर पर बढ़ते हैं। क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म सेल्सियस नेटवर्क, जिसने इस साल जून में बाजार के खराब हालात का हवाला देते हुए क्रिप्टो ट्रांसफर और निकासी पर रोक लगा दी थी, उसी कंपनी के पूर्व मनी मैनेजर ने मुकदमा दायर किया है और कहा है कि ये लोग अपने टोकन की कीमत में हेरफेर करने के लिए ग्राहकों के फंड का इस्तेमाल करते थे। शिकायत में कहा गया है कि सेल्सियस एक पॉन्जी स्कीम चला रहा था जिसमें ग्राहकों के डिपॉजिट का गलत इस्तेमाल कर फायदा कमाने की कोशिश की गई है। अगली खबर पर बढ़ते हैं। क्रिप्टो लेंडिंग फर्म वॉयेजर डिजिटल ने बुधवार को बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने खुद के दिवालिया के लिए अपील की है। इससे एक हफ्ते पहले वॉयेजर डिजिटल ने सभी तरह की निकासी, ट्रेडिंग और डिपॉजिट पर रोक लगा दी थी। उस वक्त कहा गया था कि वो कुछ रास्ता तलाश रहे हैं। वॉयेजर का अनुमान है कि उसके 1 लाख लेनदार हैं और उनका क्रिप्टो एसेट 1 से 10 बिलियन डॉलर के बीच है। कंपनी ने अपनी देनदारी को लेकर इसी तरह की बात कही है। आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। टिकटॉक गेमिंग यूनिट पूर्व प्रमुख जेसन फंग ने रॉयटर्स को बताया है कि वो ब्लॉकचेन गेमिंग स्टार्टअप को लॉन्च कर रहे हैं। उन्होंने उस वक्त टिकटॉक छोड़ा है जब टिकटॉक और उसके चीनी मालिक बाइटडांस ग्लोबल गेमिंग मार्केट में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। 34 साल के फंग ने टिकटॉक के साथ 2 साल काम किया था। आगे बढ़ते हैं और अब उस चर्चा पर आ जाते हैं जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी, वो है 1% का टीडीएस क्रिप्टो पर। हमने बात की कि किस तरीके से कंज्यूमर्स पर इसका इंपैक्ट पड़ सकता है, लेकिन अब बात करते हैं कि एक्सचेंजेस पर कैसा असर पड़ रहा है। इसके लिए हमारे साथ कॉइनस्विच के को-फाउंडर और सीईओ आशीष सिंघल जुड़ चुके हैं। आशीष का बहुत बहुत स्वागत। इस टीडीएस वाले मुद्दे पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में हो रहा है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बंद हो रहे हैं, कई ऐसे लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, ट्रांजैक्शन सारे होल्ड पर लगा दिए, तो इतनी बुरी खबरें आ रही हैं। ये आखिरकार हो क्या रहा है इन एक्सचेंजेस के साथ जो बंद होती जा रही हैं? तो आपको ये समझना है कि हर एक मार्केट में बहुत सारे बिजनेस मॉडल होते हैं और बिजनेस मॉडल का राइट एग्जीक्यूशन इज व्हाट मेक्स एंड ब्रेक्स अ कंपनी। तो एक कंपनी अच्छी होती है जब वो अच्छी तरह किसी बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट करती है, और एक कंपनी बंद हो जाती है अगर वो बिजनेस मॉडल को सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाती, एक्सेसिव रिस्क लेती है। उसी तरह क्रिप्टो मार्केट में भी आप यही देख रहे हैं, बिकॉज क्रिप्टो में मार्केट इज डाउन। ये सारी रियलिटीज बाहर आ रही हैं कि कौन सी एक्सचेंज अच्छा बिजनेस मॉडल एग्जीक्यूट कर रही थी, कौन सी एक्सचेंजेस अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं एग्जीक्यूट कर रही थी। आपने देखा होगा इन द रीसेंट पास्ट की काफी एक्सचेंजेस बंद भी हो गए हैं क्योंकि उन्होंने एक्सेसिव रिस्क ले लिया अपनी बुक्स पे, बीट लेंडिंग, बीट स्टेकिंग, ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करके जिसकी वजह से उनके बिजनेस मॉडल्स इस डाउन साइकिल को सर्वाइव नहीं कर पाए। बट देर आर गुड कंपनीज लाइक कॉइनस्विच एज वेल जिन्होंने राइट बिजनेस मॉडल को एग्जीक्यूट करा है। उन्होंने मेक श्योर करा है कि यूजर्स आर प्रोटेक्टेड एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम एंड कैन सर्वाइव दिस विंटर एंड कम आउट इवन स्ट्रॉन्गर। मॉडल की बात की और आपने कहा कि वो जो बिजनेस मॉडल है इन कंपनीज का वो थोड़ा सा फ्लॉड है, लेकिन आपका बिजनेस मॉडल फिर कैसे अलग है और आप अगर उसके बारे में थोड़ी डिटेल दे पाए। हमारा बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। हम यूजर्स को चार्ज करते हैं जब भी वो हमारे एक स्मॉल फी के साथ जब भी वो हमारे प्लेटफॉर्म पे बाय और सेल करते हैं कोई भी क्रिप्टो। अब ये क्रिप्टो यूजर को ही बिलोंग करता है, वो कभी भी इसको सेल करके अपने बैंक अकाउंट में आईएनआर निकाल सकता है। हम इस क्रिप्टो को कभी लेंड नहीं करते, कभी स्टेक नहीं करते,
और ये क्रिप्टो यूजर को ही बिलोंग करता है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। हम सिर्फ एक स्मॉल फी चार्ज करते हैं जब भी यूजर हमारे प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो को खरीदता है या बेचता है। जी, पर अब जैसे हम बात ही कर रहे हैं इन सब खबरों की, तो एक डर का माहौल जरूर है आसपास क्रिप्टो मार्केट में, और वहीं इंडिया में कोई रेगुलेशन नहीं है। तो क्या सब एक्सचेंजेस जो हैं उन्हें एक साथ आ जाना चाहिए, कुछ सेल्फ रेगुलेशन मोड में चले जाना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे रूल्स बना लेने चाहिए ताकि एक्सचेंजेस सुरक्षित रहें और कंज्यूमर्स का पैसा भी? आई थिंक इंडिया में हमने काफी काम करा है इसके ऊपर। हम सब जानते हैं कि इंडिया में रेगुलेशन नहीं है, बट हमने सारी एक्सचेंजेस, सारी क्रिप्टो कंपनीज ने मिलके एक कमेटी बनाई है विच इज कॉल्ड BACC, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट काउंसिल, जो कि काफी सारे सेल्फ रेगुलेशन पैरामीटर्स को देखकर SROs पुट करता है, मेकिंग श्योर दैट सारी क्रिप्टो कंपनीज बेस्ट स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, KYC कंप्लायंट हैं, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, मेकिंग श्योर कि यूजर्स फील सेफ एंड सिक्योर ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। बट जब तक रेगुलेशन नहीं आता तब तक इसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाना, मेकिंग श्योर करना कि सारी क्रिप्टो कंपनीज ये टू द टी फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये तो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ही है। बट जब रेगुलेशन आएगा तो देन इट बिकम्स द रूल ऑफ द लैंड एंड देन एवरीवन हैज टू फॉलो इट। तो चाहे हम अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहे हैं यूजर्स को KYC कंप्लायंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की, सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने की, विच इज जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉलो करते हैं, हमारी प्रैक्टिसेस उनके जितनी स्ट्रांग है। बट जब तक रेगुलेशन नहीं आता, इसमें जो भी कंपनीज इन्हें नहीं फॉलो कर रही हैं उनके लिए डिसइंसेंटिवाइजेशन क्रिएट नहीं होगा। तो हमें वेट करना है रेगुलेशन का, बट जब तक रेगुलेशन नहीं आता हम BACC के थ्रू विल कंटिन्यू टू वर्क एंड बिल्ड stronger and stronger practices at the crypto companies in India. आखिर में आशीष, जो इन्वेस्टर्स इस वक्त थोड़े डरे हुए हैं या जो इस टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक मैसेज बिल्कुल सिंपल होगा। ये जो आप डाउनटर्न देख रहे हैं, ये सिर्फ क्रिप्टो मार्केट में नहीं है, ये आप कोई भी मार्केट देखेंगे उसमें है। और इसका रीजन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स। इन्फ्लेशन हाई है, वॉर चल रही है यूरोप में, और फेड ने रेट इंक्रीज करा है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी मार्केट से जा रही है। तो ये सिर्फ क्रिप्टो मार्केट नहीं है, ये अक्रॉस मार्केट्स आप एक डाउनटर्न देख रहे हैं, करेक्शंस देख रहे हैं। एंड इन करेक्शंस का सबसे अच्छी बात ये होती है कि गुड प्रोजेक्ट्स एंड गुड कंपनीज ऑलवेज सक्सीड, ऑलवेज कम आउट इवन स्ट्रॉन्गर। तो यूजर को इस मार्केट में समझना है, जानना है, पढ़ना है इन प्रोजेक्ट्स के बारे में, फिर देखना है कि क्या वो कंपनी सही है, क्या उसके फाउंडर्स सही हैं, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट सही इन्वेस्टर्स ने करा है, और वो क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या उस प्रोडक्ट का फ्यूचर है। क्योंकि फंडामेंटल्स विल ऑलवेज स्टे, बी इट अ बियर मार्केट और अ बुल मार्केट। जो अच्छी इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा अच्छा रिटर्न देती है, लेकिन अच्छे इन्वेस्टमेंट को ढूंढने के लिए यूजर्स को रिसर्च करना पड़ेगा। तो मेरी एडवाइस यही होगी कि आप मार्केट की कंडीशन कैसी भी हो, आप उससे मत डरिए, आप अपनी रिसर्च करिए, समझिए कि मार्केट क्यों मूव हो रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा कर रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट बुरा कर रहा है, एंड फिर अपना हार्ड अर्न मनी इस इन्वेस्टमेंट में लगाइए और इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई भी करिए। सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट क्लास में सारे पैसे मत डालिए, अपनी रिस्क एपेटाइट देखकर, समझकर फिर डिसाइड करिए कि आपको किस इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास में कितना अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। अगली चर्चा पर बढ़ते हैं। बाजार के हालात को देखते हुए NFT की दुनिया पर भी असर पड़ा है। कुछ उत्साही चाहते हैं कि इसे करेंसी और एसेट के अंदर ना रखा जाए, अलग तरीके से एक ट्रीटमेंट दिया जाए, और वो मानते हैं वो ये अलग है। लेकिन वहीं कुछ नंबर्स हैं जो ये बता रहे हैं कि जो ये पूरी दुनिया है NFT की, उसमें थोड़ी सी हलचल जरूर हो रही है। सबसे बड़े NFT मार्केट प्लेस OpenSea में जून महीने सेल्स वॉल्यूम गिरकर $700 मिलियन पर आ गया। मई में ये $2.6 बिलियन पर था, और जनवरी की बात करें तो $5 बिलियन। वहीं nonfungible.com के मुताबिक जून के आखिर में औसतन NFT की बिक्री गिरकर $412 की हो गई, जो कि अप्रैल में के आखिर में $1752 की थी। ये बिक्री को इथेरियम और रॉनिन ब्लॉकचेन पर ट्रैक करते हैं। अब चर्चा का दूसरा हिस्सा यही है कि क्या NFT की दुनिया में जो खलल मचा हुआ है वो मार्केट की वजह से है, और या फिर जो एक्साइटमेंट जिसके साथ या जो जिस हाइप के साथ लोग NFT में कूदे थे वो शायद सिर्फ एक
हाइप थी? इसका जवाब हम अपने इंडस्ट्री एक्सपर्ट से जानेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। अजीत खुराना है हमारे साथ रिफ्लेक्सिकल से, दूसरी तरफ हमारे साथ रोहास नागपाल हैं हाईफाई से। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। रोहास, आपके साथ शुरुआत करते हैं। इस वक्त हो क्या रहा है? ये जो आंकड़े हैं और भी बहुत है जो मैं डिस्कशन के दौरान यहाँ पर पॉइंट आउट करूंगा, बट इस वक्त एनएफटी मार्केट में हो क्या रहा है आपके हिसाब से? जरूर। तो एनएफटी 5 प्रकार के होते हैं। एक जिसके पीछे होती है डिजिटल आर्ट, जैसे वो बंदरों की पिक्चर आज करोड़ों रुपए में फोटोज बिकती हैं। हाँ। दूसरा होता है कलेक्टिबल, जैसे कि अलग अलग देश अभी पोस्टेज स्टैंप निकाल रहे हैं। बचपन में मैं स्टैंप कलेक्टर था, तो आज भी जो स्टैंप कलेक्टर है उनको स्टैंप के साथ एनएफटी भी मिलती है जो गवर्नमेंट इशू करती है अलग अलग देशों में। वो है कैटेगरी 2। तीसरी है डोमेन नेम्स, जैसे .com की जगह आप .eth ले सकते हैं। चौथी है इन गेम एसेट, मतलब आप जो गेम खेल रहे हैं उस गेम के अंदर के जो एसेट्स हैं, कैरेक्टर, कार्टून, ड्रैगन, बंदूकें, वो सब। और पांचवा होता है एसेट बैक्ड एनएफटी, जिसके पीछे रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे टाइप का एसेट है। तो आज जो हो रहा है, जो मुझे दिख रहा है कि वो डिजिटल आर्ट वाले जो एनएफटी हैं वो फेल हो रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वैसे भी उनमें कोई ज्यादा दम कभी था नहीं, बट क्योंकि बहुत सारे लोग वॉश ट्रेडिंग और स्कैम चला रहे थे, तो हमें लग रहा था कि उनके रेट बहुत बढ़ते जा रहे हैं। बट एक्चुअली में वो बहुत ही बड़ी हॉट एयर या बलून बोला जा सकता है उसको। पर जो बाकी टाइप के एनएफटी हैं मेरे हिसाब से वो अच्छे चलेंगे अभी भी। और मिस्टर खुराना, आपसे भी ये सवाल होगा कि जैसे शुरुआत में जितने भी ये आर्ट रिलेटेड एनएफटीज थे वो सबसे इजीली लोगों को समझ आ रहे थे, और जैसे रोहास ने भी कहा बंदरों की पिक्चर्स जो वो भी करोड़ों रुपए में बिक रही थी, तो आपको लगता है कि क्योंकि अब लोग शिफ्ट हो रहे हैं तो शायद उसकी वजह से भी थोड़ा सा स्लम्प देखने को मिल रहा है? क्या आप मानते हैं कुछ ऐसा? पूरे कैटेगरी को देखो तो मैं ये मानता हूं कि जो आर्ट रिलेटेड एनएफटीज का प्रॉमिस था वो बिल्कुल वैसे ही बेबुनियाद था और वो फेल भी हुआ है। मगर स्पेसिफिकली अगर आप उन बंदरों की पिक्चर की बात करें जो कि बोर्ड एप यार्ड क्लब है, तो मेरे ख्याल से आज भी वो बहुत सारे करोड़ रुपए का ही बिक रहा है, इतनी खराब मार्केट होने की वजह से। चूंकि हुआ ऐसे कि कुछ जो आर्ट के एनएफटी थे वो मात्र आर्ट के एनएफटी थे और उस आर्ट की कोई खास कीमत नहीं थी, और कुछ जो आर्ट के एनएफटी थे जैसे बोर्ड एप यार्ड क्लब जो बंदर की पिक्चर कही जा रही है, उसके पीछे जो कम्युनिटी है उसका सदस्य लोग बनने चाहते थे। अभी एनएफटी एनवाईसी नाम का इवेंट हुआ, वहां पर एक पार्टी थी सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसके धारक है, तो लोगों ने उधार पे यानी किराए पे भी वो एनएफटीज लिए ताकि वो उस पार्टी में जा सके। तो इस प्रकार की यूटिलिटी जो है, यदि उसको लोग आज भी पैसा दे रहे हैं तो वो उनकी मर्जी है। अच्छा, वहीं रोहास, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब गेमिंग जो है वो नेक्स्ट बिग थिंग है एनएफटी में। उधर जो एक्सी इन्फिनिटी है उनका जो इन गेम टोकन है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ऐसे में आप इन एक्सपर्ट्स के साथ जाएंगे जो कह रहे हैं कि अब प्रॉब्ली गेमिंग जो है वो एनएफटी को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है? नहीं, एक्चुअली ये बात सही है कि गेमिंग इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर एनएफटी, पर हमें एक चीज याद रखनी, जो एक्सी इन्फिनिटी के साथ हुआ है उसके लिए वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ये है कि उनके ऊपर बहुत बड़ा हैक हुआ था। जब $600 मिलियन से भी ज्यादा जो हैक हुआ था, जो उनके रॉनिन ब्रिज पे हुआ था, तो वो भी एक बहुत नेगेटिव फैक्टर था। बट मेरे हिसाब से जो आज की गेम्स हैं उनमें एक प्रॉब्लम है, जो ब्लॉकचेन बेस्ड गेम्स है, वो गेम खेलने में इतना मजा नहीं आता है। अब सिर्फ क्योंकि मुझे कुछ एनएफटी टोकन मिल रहे हैं उसके लिए मैं घंटों नहीं स्पेंड करूंगा उस गेम पे, पर अगर अच्छी गेम्स बने जो बहुत इंटरेस्टिंग हो और उनके अंदर अगर आपको जो एसेट मिल रहे हैं वो एनएफटी में मिले, तो एज अ प्लेयर तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज मैं उनको बेच सकता हूं, दूसरी चीजें खरीद सकता हूं। क्योंकि बाकी गेमों में तो ऐसा होता ही नहीं है, अगर मैंने गलती से गेम डिलीट कर दी तो मेरे एसेट भी गायब हो सकते हैं। बट एनएफटी बेस्ड जो गेमिंग है मेरे हिसाब से बहुत आगे जाके अच्छा कर सकती है। अच्छा, और रेगुलेशन की अगर हम बात कर ले तो मिस्टर खुराना, जैसे यूरोपियन यूनियन के जो रेगुलेशंस हैं क्रिप्टो के, उन्होंने एक्सक्लूड किया एनएफटी को। वहीं जो स्पेन भी है वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, खासतौर पर गेम्स जहां पर वर्चुअल एसेट्स बेचे जाते हैं रियल मनी के अगेंस्ट। तो भारत में आप कुछ रेगुलेशन को देखकर एनएफटी की तरफ आप कुछ देखते हैं? बिकॉज जैसा मैंने शुरुआत में कहा, बहुत एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि इसे आप थोड़ा अलग ट्रीटमेंट दीजिए, ये वो क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं है, आप इसे अलग लेंस से देखिए। तो कुछ वैसा अगर ओवरऑल रेगुलेशन नहीं भी आती तो कुछ उस तरीके की रेगुलेशन स्पेसिफिक टू एनएफटी आप एक्सपेक्ट करते हैं या उम्मीद करते हैं इसकी? देखिए, जो इस समय जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि यदि आप कोई एनएफटी लेते हैं, उसके अंडरलाइंग एक फिजिकल एसेट है, जैसे गोल्ड हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है, तो उस एनएफटी को गोल्ड की तरह या रियल एस्टेट की तरह रेगुलेट किया जाएगा। मगर उसका जो अंडरलाइंग है, यदि वो फुल्ली वर्चुअल है तो उसे क्रिप्टो करेंसी की तरह यूटिलाइज किया जाएगा। और ये एक्चुअली ठीक है, क्योंकि अगर सरकार एनएफटी के रेगुलेशन को थोड़ी ज्यादा राहत देती है, थोड़ा ज्यादा कंफर्ट देती है,
तो हमारे सारे जो यूटिलिटी टोकन एंड क्रिप्टो टोकन वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने टोकन्स लेंगे, उनको रैप करके एनएफटी बना देंगे और उसे एनएफटी करके बेचेंगे। तो एक्चुअली यूरोपियन यूनियन में भी अभी यही होने वाला है, ये मेरी प्रेडिक्शन है। रोहा साहब, आप क्या मानते हैं जब बात रेगुलेशन की हो तो क्या आप जो मिस्टर खुराना ने कहा उससे अग्री करते हैं? एकदम 100% मैं अग्री करता हूं। और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है कि सिर्फ जो टेंजिबल एसेट, इनफैक्ट जो वर्ड यूज किया गया है टेंजिबल एसेट, अगर वो एनएफटी टेंजिबल एसेट से बैक्ड है तो उसको वीडीए नहीं गिना जाएगा और उसके ऊपर क्रिप्टो टैक्स नहीं लगेगा। एंड आई अग्री, जो मिस्टर खुराना बोल रहे हैं यूरोप में भी शायद वैसा ही होगा। आई टोटली अग्री विद। छोटा छोटा जवाब आप दोनों से एक और सवाल पर चाहूंगा कि क्योंकि मार्केट डाउन है खासतौर पर एनएफटी वाली, तो कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये परफेक्ट टाइम है कि कलेक्शन बिल्ड करने का। आप दोनों का क्या इसके ऊपर टेक है? रोहा साहब से शुरुआत करते हैं। जरूर, मैं तो बोलूंगा अभी भी आप बंदर की फोटो मत खरीदिए, इंटरनेट पे बहुत मिल जाएंगी। तो नो, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस अनलेस, जैसे मैंने बोला, पोस्टेज स्टैंप रिलेटेड है या डोमेन नेम्स है या इन गेम एसेट है, वो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है। लेकिन आप इंटेंजिबल एसेट्स के लिए भी एक्साइटेड है आप बोल रहे हैं? अगर वो स्टैम्प्स या कलेक्टिबल है या डोमेन नेम है या इन गेम एसेट। अच्छा, रियल लाइफ वैल्यू अगर आर्ट है तो नहीं, अगर उसकी रियल लाइफ वैल्यू भी है, इज व्हाट यू आर सेइंग। हाँ जी। आप क्या कहेंगे मिस्टर खुराना? लगभग 20,000 क्रिप्टो टोकन है मार्केट में, कम से कम 200 अच्छे टोकन है, 200 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो कम से कम 1% हुए। लेकिन एनएफटी के अंदर जो वैल्यूएबल एनएफटीज हैं, जिसको मैं जेन्युइन एनएफटीज मानूंगा, वो 1% से काफी कम है। तो एनएफटी में आज भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन उन्हें ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो क्रिप्टो में ही निवेश करना रिस्की है, एनएफटीज में इन्वेस्ट करना उससे भी ज्यादा रिस्की है। तो प्लीज रिसर्च कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका। रोहास हमारे साथ बने रहिए क्योंकि दूसरा सेगमेंट है सवाल जवाब का, जहां पर आप हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये वो कॉफी मग है जो आपको काफी ज्यादा एनर्जी देता है जब आपको क्रिप्टो के बारे में जानकारी चाहिए होती है, और खास तौर पर एक सेगमेंट बनाया गया है जहां पर आपके जो सवाल है क्रिप्टो से रिलेटेड उसका जवाब मिल पाए। इस सेगमेंट का नाम है सवाल जवाब, और सवाल आपका होता है। आज जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहास नागपाल, चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट, हाई-फाई ब्लॉकचेन। बहुत बहुत स्वागत रोहास आपका। सबसे पहला सवाल उबैद का है कि क्या क्रिप्टो इन्फ्लेशन से लड़ सकता है या नहीं? जरूर। तो पहले तो हम समझ लेते हैं इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब है जो पैसा है उसकी वैल्यू घटना। तो जैसे जब मैं कॉलेज में था, 100 रुपए के एक नोट में मैं अपनी बाइक का टैंक फुल पेट्रोल करा सकता था। अब अगर वही 100 रुपए का नोट मैंने ड्रॉअर में लॉक किया होता और आज उसको मैं बाहर निकालूं तो 1 लीटर भी पेट्रोल शायद नहीं मिल पाएगा मुझे। तो हुआ क्या है, पैसे की वैल्यू घटी है। तो जब हम बोलते हैं इन्फ्लेशन का हेज, इसका मतलब यह है ऐसा कौन सा एसेट है अगर मैं उसको खरीदूं तो उसकी जो वैल्यू है वो इन्फ्लेशन से ज्यादा जाएगी ऊपर। अब इन्फ्लेशन जो होता है अलग अलग लोगों के लिए उसका अलग अलग रेट होता है। आप किस चीज पे ज्यादा खर्चते हैं उसके हिसाब से आपकी इन्फ्लेशन ज्यादा या कम हो सकती है। अब अगर आपकी पर्सनल इन्फ्लेशन 10% है तो आपको वैसे एसेट ढूंढने हैं जो 10% से ज्यादा वैल्यू में बढ़े। तो अब अलग अलग चीजों को हेज माना जाता है, जैसे गोल्ड है, रियल एस्टेट है, या फिक्स डिपॉजिट भी कोई लोग मानते हैं, या कंपनी के शेयर होते हैं। तब ये सब में बहुत टाइम से लोग बोलते थे कि क्रिप्टो भी एक हेज है। पर अब हम जो देखें, जो हो रहा है कि जैसे बिटकॉइन 60% से ऊपर क्रैश हो गया है, बहुत सारे क्रिप्टो 90% से ज्यादा क्रैश हो गए, तो हम ये तो जरूर बोल सकते हैं कि क्रिप्टो इन्फ्लेशन के लिए हेज नहीं है। ओके, अब अगला सवाल अजय का है और वो पूछ रहे हैं कि अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर बिटकॉइन को खो देता है तो क्या सरकार डिटेल मांग, मतलब इन्होंने पूछा विल द गवर्नमेंट आस्क फॉर डिटेल्स। थोड़ा सा क्रिप्टिक ये सवाल है। मुझे लगता है ये या तो पूछ रहे हैं कि क्या सरकार हमसे पूछताछ करेगी उसके बारे में, या फिर ये पूछ रहे हैं कि क्या सरकार मदद कर सकती है हमारी। जरूर। तो एक्चुअली
ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो को रेगुलेट नहीं करना चाहिए, वो डिसेंट्रलाइज है, पर जब लोगों का पैसा फंस जाता है तो सब बोलते हैं कि आप पुलिस मुझे मेरी मदद करे। उनके लिए एक खुशखबरी ये है कि पुलिस मदद करती है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे लोगों को क्रिप्टो के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे भी ये बहुत होता है। आप जाके अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या साइबर सेल में रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप बोल रहे हैं कि मेरा क्रिप्टो एक फॉरेन एक्सचेंज से जाके चोरी हो गया है या कुछ हो गया है, तो आपको डिटेल तो देनी ही पड़ेगी कि आपने कब कब पैसा भेजा था, क्या क्या क्रिप्टो वहां खरीदे थे, तो ये डिटेल आपको जरूर देने पड़ेंगे। पर बहुत सारे केसेस में मदद हो रही है लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया रोहास हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। इसी के साथ ही फिलहाल ये आज का एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। हम फिर से लौटेंगे अगले शुक्रवार को शाम 7 बजे। मेरा नाम है अरुण सिंह, मेरी ओर से अलविदा। क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती।